मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित आवास पर आज जिले के सम्मानित ग्राम प्रधानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने और ग्रामीण विकास कार्यों की गति को प्रभावित होने से बचाने के लिए समय पर ग्राम पंचायत चुनाव कराने की मांग प्रमुख रूप से उठाई। प्रधानों का कहना था कि पंचायत चुनाव समय पर होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे गाँवों में विकास योजनाओं की निरंतरता बनी रहती है और प्रशासनिक कार्यों में रुकावट नहीं आती। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कारणवश निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव संभव नहीं हो पाते हैं तो वर्तमान ग्राम प्रधानों की कार्यावधि बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि गांवों में चल रहे विकास कार्य अधूरे न रह जाएं और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ज्ञापन के दौरान ग्राम प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को भी विस्तार से रखा। उन्होंने बताया कि कई योजनाएं अधूरी हैं और यदि पंचायत व्यवस्था में रुकावट आती है तो इन कार्यों पर सीधा असर पड़ेगा। सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया गया कि ग्राम प्रधानों की मांगों और समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित स्तर तक पहुंचाया जाएगा। यह भी कहा गया कि ग्रामीण विकास, सुशासन और जनसेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में हर संभव प्रयास लगातार जारी रहेंगे। ग्राम प्रधानों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे गांवों का विकास प्रभावित न हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे आवास पर पहुंचे हैं, सर्वप्रथम इन सबका बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबने अपनी बात को इस रूप में कि चुने ग्राम प्रधान का कार्यकाल जो 5 वर्ष है पूरा होने की ओर है, उसी क्रम में इन सबकी इच्छा है कि अगर चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो जो शेष अवधि है जब तक चुनाव होते हैं तब तक इनका जो प्रशासन नियुक्त होता है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, उसकी अवधि बढ़ाई जाए। तो ऐसी मांग पत्र उन्होंने दिया है। ये मांग पत्र अपनी प्रबल संस्तुति के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाने का हम काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर उचित निर्णय लेंगे। तो ये सब हमारे क्षेत्र के लोग हैं और हमारे सब ग्राम प्रधान हैं। सामाजिक क्षेत्र में, गाँव के विकास में, जनपद के विकास में, प्रदेश और देश के विकास में इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लखनऊ जाते हैं, लखनऊ स्वागत है, मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे, हम रहेंगे तो हम स्वागत करेंगे। तो अपने सब ग्राम प्रधान लखनऊ आएंगे तो लखनऊ इन्हीं का है, लखनऊ किसी गैर का तो है नहीं, तो लखनऊ इन सबका है। लखनऊ जाए, दिल्ली जाए, हमारे पास आए, ये पूरी तरह लोकतंत्र में व्यवस्था भी है, स्वतंत्र भी है और सब हमारे परिवार के लोग हैं। इनका पूरा हक है कि अपनी बात को मजबूती के साथ अपने मुख्यमंत्री के सामने रखे या हमारे सामने रखे। ये बात हमारे यहाँ तक पहुंची है, हमारे माध्यम से भी मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचेगी और इसके अलावा भी अगर मुख्यमंत्री से भेंट करना चाहेंगे तो उसमें भी इनसे बातचीत करके उसका कोई ना कोई निर्णय लेंगे। मुजफ्फरनगर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा जिला पंचायत सभागार में ग्रामीण पत्रकारिता एक जोखिम भरा कार्य विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि पहले पत्रकारिता केवल शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब यह गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं बल्कि सच्ची समाज सेवा है, जिसमें संघर्ष, जिम्मेदारी और जोखिम तीनों शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाचार का महत्व तब तक है जब तक उसका समाधान न हो जाए। ग्रामीण विकास को देश के विकास की रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक देश पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। सोशल मीडिया और यूट्यूब के बढ़ते प्रभाव के बीच उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि खबरों को पूरी तरह प्रमाणित करने के बाद ही प्रसारित करें, ताकि समाज में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं। वे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को शासन और प्रशासन तक पहुंचाकर आम जनता की आवाज बनते हैं। उन्होंने कहा कि संघर्षशील पत्रकारिता में जोखिम अवश्य है, लेकिन यही पत्रकार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सहारनपुर के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए साहस और निष्पक्षता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कलम कभी पक्षपात नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई और न्याय के साथ चलनी चाहिए। मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने कहा कि ग्रामीण पत्रकारों को कई प्रकार की चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण पत्रकारिता देश के विकास की रीढ़ है, लेकिन इसमें संघर्ष और खतरे भी बराबर हैं। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में आनंद प्रकाश, संजीव चौधरी, संजीव तोमर और तरुण पाल ने भी अपने विचार रखे। संचालन रोहिताश कुमार वर्मा ने किया, जबकि जिला अध्यक्ष संजय राठी ने सभी अतिथियों और पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। इस संगोष्ठी में खतौली, बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर, जानसठ, मोरना, भोपा, ककरौली, चरथावल, सिसौली और शाहपुर सहित जिले के कई क्षेत्रों से पत्रकारों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।
मुजफ्फरनगर में सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के जिला अध्यक्ष सुशील पांचाल गोयला के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने 16 वर्षीय निशा विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि गैंगरेप के बाद निशा की निर्मम हत्या की गई, लेकिन पुलिस केवल एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने सभी दोषियों की गिरफ्तारी, सीबीआई जांच, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, सुरक्षा और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सुशील पांचाल, ये निशा जो विश्वकर्मा है, गाजीपुर, जिला गाजीपुर, थाना करंडा, गांव कटरिया का मामला है। ये जो निशा विश्वकर्मा जी है, ये 13-14 तारीख को घर से लापता हुई थी और इनकी जो डेड बॉडी है 15 तारीख में गंगा नदी के पास मिली। और इसमें क्या है, आत्महत्या की बात बता के इसमें मुकदमा दर्ज करे गया, लेकिन आत्महत्या नहीं हुई, इसकी हत्या करी गई है। रेप किया है, पहले रेप किया फिर हत्या की। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो नखलाऊ में भी जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जी है उनके पास भी जाएंगे, वहाँ घेराव भी करेंगे और गाजीपुर में भी जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा बाहर गए हुए हैं, वो कल आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं बैठ के क्या बातचीत, क्या निर्णय होगा पार्टी का, उसी हिसाब से प्रक्रिया करी जाएगी। डीएम साहब को देंगे जी, क्या न्याय जांच जो है इसकी सीबीआई जांच हो। ऐसा नहीं इसमें पुलिस प्रशासन भी गुमराह कर रहा। पुलिस प्रशासन इस तरीके से कर रहा जैसे वहाँ पे जो आदमी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गया उनके, और जो वहाँ पुलिस प्रशासन था उन पे भी लाठीचार्ज हुई, और जो वहाँ पे और लोग थे पार्टी के उन पे भी लाठीचार्ज करी गई, पथराव भी होया। पुलिस प्रशासन जो है इस केस को रफा दफा करने के लिए कोशिश कर रहा है कि आत्महत्या का प्रयास दिखा के इस केस को रफा दफा कर दिया जाए। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के रोहिणी सेक्टर 24 स्थित पॉकेट 20 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। रात करीब 8:54 पर दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत 6 दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते लपटों ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की टीमों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। संकरी गलियों और तेज लपटों के बीच आग पर काबू पाना आसान नहीं था, लेकिन दमकल कर्मियों ने लगातार 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई है। गुजरात के सूरत शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मामला अल्थान पुलिस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पाटीदार समाज की एक मासूम बेटी ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिससे आसपास मौजूद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। सड़क पर हुई इस घटना को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आरोपी को भीड़ से बचाया और उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। घटना की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में समाज के लोग पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़ गए। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उधना से बीजेपी विधायक मनु भाई पटेल भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस स्टेशन में अराउंड 8 बजे शाम में साई इनक्लेव सोसाइटी के पास एक लड़की कोचिंग क्लास से करके वापस जा रहे थे और उसके पीछे किसी लड़के ने उसे छेड़ने की कोशिश की गई। इमीडिएटली उस आरोपी को लेकर के हम पुलिस स्टेशन पर आ गए और इसके खिलाफ अभी सेक्शंस के अंदर फरियाद दाखिल करके कार्रवाई की जा रही है। भीड़ इकट्ठा हुई थी जो क्योंकि जेन्युइनली पब्लिक के अंदर थोड़ा आक्रोश था। उनको जब ये भरोसा हुआ है कि पुलिस एक्शन ले रही है तो अभी वो वापस गए हैं। थोड़ा उनका भी अग्रेसिव बिहेवियर था, लेकिन अभी भी लड़की के पेरेंट्स, उसके क्लास टीचर जो कि सारे मामले से वाकिफ़ है, वो थाने पर हाजिर है और कुछ भी और इन्फॉर्मेशन है तो हम उनके साथ शेयर करें। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट उसके लिए तो हम जो कायदा की जोगवाई है उसको फॉलो करें। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पहुंचे।
जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाकर विधिवत पूजा अर्चना की। महाकाल की नगरी पहुंचने पर उन्होंने बाबा के दर्शन किए और प्रदेश तथा देश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा सभी पर बनी रहनी चाहिए। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में आने के बाद एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मन और आत्मा दोनों को शांति देता है। विजय सिन्हा ने विशेष रूप से बिहार के लिए बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा और कहा कि बिहार पर बाबा की कृपा बनी रहे, राज्य विकास और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा समाज और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली और पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंजता रहा। कालों के काल महाकाल उज्जैन नगरी सनातन संस्कृति संस्कार के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हम भी इस ऊर्जा को ग्रहण करने अपने माँ भारती के संतानों को, बिहार की भूमि को, खोए हुए गौरव को फिर से जागृत करने और हर बिहारी गौरवान्वित हो, यह महाकाल की कृपा बने। हमारा समृद्धि की ओर बिहार बढ़े। महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे, सभी लोग सुखी निरोग रहें, आधी आबादी का भी उत्थान कल्याण हो, महाकाल से यही प्रार्थना है। ये बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ के व्यवस्थापक में खास करके जो लोग हैं, बहुत सुंदर, बहुत अनुशासित और बहुत व्यवस्थित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं। शनिवार को उन्होंने किडरपोर इलाके में भव्य रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो शुरू करने से पहले सुवेंदु अधिकारी भुकैल स्थित महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन के बाद वे समर्थकों के साथ रोड शो के लिए निकले। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने जोरदार स्वागत किया। पूरे इलाके में बीजेपी के झंडे, बैनर और नारों के बीच चुनावी माहौल पूरी तरह गर्माता नजर आया। सुवेंदु अधिकारी का यह रोड शो दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी की ताकत दिखाने और मतदाताओं को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कोलकाता पोर्ट सीट इस बार बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सभी दल यहां पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई थी। अब देखना होगा कि यह जनसमर्थन मतदान के दिन कितनी बड़ी राजनीतिक बढ़त में बदलता है। IPL 2026 के डबल हेडर शनिवार का दूसरा और टूर्नामेंट का 36वां मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगी। यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा और खास बात यह है कि इस सीजन में पहली बार राजस्थान रॉयल्स अपनी घरेलू सरजमी पर उतरती नजर आएगी। ऐसे में घरेलू दर्शकों के सामने टीम शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज करना चाहेगी। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही राजस्थान को उसके ही होम ग्राउंड पर हरा चुकी है, इसलिए राजस्थान के पास इस हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उसका टॉप ऑर्डर है, जो तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम मिडिल ऑर्डर को छोड़ दें तो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग लगभग हर विभाग में संतुलित और मजबूत नजर आ रही है। खासकर जोफ्रा आर्चर की अगुवाई में राजस्थान की गेंदबाजी इस समय शानदार लय में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सनराइजर्स की बॉलिंग यूनिट थोड़ी अनुभवहीन नजर आती है, जो इस मुकाबले में उनके लिए चुनौती बन सकती है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि राजस्थान घरेलू मैदान का फायदा उठाकर बदला लेती है या फिर हैदराबाद एक बार फिर जीत दर्ज कर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करती है।